उत्तर प्रदेश, जहां एक तरफ सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ कोडीन युक्त कफ सिरप का ऐसा काला कारोबार सामने आया है जिसकी जड़ें दुकानदार से लेकर सफेदपोशों और बाहुबलियों तक फैली हुई बताई जा रही हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह अवैध धंधा 1-2 दिन या 1-2 साल नहीं, बल्कि लंबे समय से पूर्वांचल के कई इलाकों में फलता फूलता रहा। अब सवाल ये है, इतने बड़े नेटवर्क की भनक सरकार और प्रशासन को अब तक क्यों नहीं लगी? क्या ये सब सिस्टम की नाक के नीचे चलता रहा या किसी की शाह पर? जांच एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया है कि कोडीन युक्त कफ सिरप के इस अवैध कारोबार में स्थानीय मेडिकल दुकानदारों से लेकर बड़े सुपर स्टॉकिस्ट तक शामिल हैं और इसी नेटवर्क से पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह का नाम भी जुड़ता दिख रहा है। अब सोचने वाली बात है, जब प्रतिबंधित दवाओं की सप्लाई इतनी बड़ी मात्रा में हो रही थी तो ड्रग कंट्रोल, FSDA और प्रशासनिक निगरानी कहाँ थी? खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी FSDA ने वाराणसी से लेकर रांची तक दवा की खरीद फरोख्त की पूरी चेन को खंगालना शुरू किया। रांची की शैली ट्रेडर्स, जो एबाट हेल्थ केयर कंपनी की सुपर स्टॉकिस्ट बताई जा रही है, वहां से खरीदे गए कोडीन युक्त सिरप वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, प्रयागराज, सुल्तानपुर और आसपास के जिलों में सप्लाई किए गए। जांच में सामने आया कि 93 से अधिक मेडिकल स्टोर्स को लाखों शीशियां भेजी गईं। अब सवाल ये है, क्या 93 मेडिकल स्टोर एक साथ बिना मिलीभगत के ये धंधा चला सकते हैं? क्या इतने बड़े लेन देन में कोई भी रजिस्टर, रिकॉर्ड और ट्रैकिंग सिस्टम फेल नहीं हुआ? FSDA की जांच में सामने आया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच शैली ट्रेडर्स ने फेंसिडिल की करीब 89 लाख शीशियां खरीदी, जिनमें से 84 लाख शीशियां सिर्फ वाराणसी मंडल के मेडिकल स्टोर्स को भेजी गईं। इतनी बड़ी मात्रा, इतनी खुली सप्लाई, और फिर भी सवाल ये है, क्या किसी को शक नहीं हुआ कि इतनी कोडीन युक्त दवा आखिर जा कहां रही है? जांच में यह भी सामने आया कि साम का कई फर्में कागजों में बंद थीं, लेकिन उनके नाम पर सिरप की बिक्री दिखाई गई। कुछ मेडिकल स्टोर सिर्फ कोडीन युक्त दवाओं की अवैध खरीद और बिक्री में लगे हुए थे। कुछ के पास खरीद का रिकॉर्ड था, लेकिन बिक्री का कोई हिसाब नहीं। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ व्यापारिक लापरवाही है या फिर जानबूझकर किया गया अपराध? इस पूरे नेटवर्क की जांच में अब स्पेशल टास्क फोर्स STF भी सक्रिय हो चुकी है। लखनऊ से गिरफ्तार अमित सिंह उर्फ अमित टाटा और सहारनपुर से पकड़े गए विभोर राणा और विशाल सिंह, इन तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तैयारी है। मकसद साफ है, इस नेटवर्क के छोटे मोहरे नहीं बल्कि बड़े चेहरे तक पहुंचना। जांच एजेंसियां इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। आशंका है कि वह दुबई फरार हो चुका है। गाजियाबाद पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कराया है। सूत्रों के मुताबिक अमित टाटा और शुभम जायसवाल काफी करीबी रहे हैं और दोनों कई बार दुबई साथ जा चुके हैं। अब सवाल ये है, क्या विदेश भागने से पहले किसी ने मदद की? क्या सिस्टम में कहीं ना कहीं चूक या मिलीभगत रही? अमित टाटा का नाम सिर्फ तस्करी में ही नहीं बल्कि राजनीति से जुड़ने की कोशिशों में भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि वह जौनपुर के रामपुर ब्लॉक से प्रमुख का चुनाव लड़ने की तैयारी में था। अब यहाँ सवाल और गहरा हो जाता है, क्या अपराध से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक जमीन तैयार करने में किया जा रहा था? अमित टाटा के खिलाफ पिछले कई सालों में 7 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। धमकी, रंगदारी, जानलेवा हमला, अवैध हथियार, जबरन वसूली तक। तो सवाल सीधा है, इतने मुकदमों के बाद भी उसका नेटवर्क कैसे मजबूत होता गया? 87 से ज्यादा फर्मों पर FIR कर चुकी है, लेकिन जांच एजेंसियां खुद मानती हैं कि साथ अभी कई सफेदपोश चेहरे सामने आना बाकी हैं। तो जनता जानना चाहती है, क्या ये सिर्फ निचले स्तर की कार्रवाई होगी या फिर इस बार सच में बड़े नामों तक कानून पहुंचेगा? क्योंकि अगर प्रतिबंधित नशे का कारोबार सरकारों के दौर में फलता फूलता रहा तो सवाल सिर्फ अपराधियों का नहीं, सिस्टम की जवाबदेही का भी है। अब देखना यह है
क्या सरकार इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ पाएगी या फिर ये मामला भी लंबी जांच और फाइलों में दबकर रह जाएगा?